वेलकम एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि लैबोरेटरी में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे परमिएबिलिटी ऑफ ए सॉइल मीडियम। अब आज फोकस करेंगे फील्ड मेथड्स। ओके, एक मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। हालांकि मैंने पिछले वाले जो इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें बता दिया था, फिर भी इसमें मैं बता देता हूं। फील्ड मेथड है दो टाइप का। एक है पंपिंग आउट टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। दूसरी है पंपिंग इन मेथड। अब ये दोनों मेथड जो डिपेंड करती है, दो तरह की थ्योरी है, दो वैज्ञानिक की। एक है ड्यूपिट थ्योरी और थीम्स थ्योरी। और ये दोनों जो थ्योरी है ये डिपेंड करती है ये दो तरह के वेल पर। आप अगर देखो, मैंने ये चीज बताया था, ये मान लीजिए जमीन है, आपने इसमें एक कुआं खोदा और यहां से आप पानी अब निकालोगे, डिस्चार्ज निकालोगे, और इस डिस्चार्ज को हम इक्वेट कर देते हैं किसी एक रिलेशन, कोई एक रिलेशन डेवलप करते हैं, उससे हम परमिएबिलिटी निकालते हैं। तो ये जो आप ग्राउंड सरफेस है मान लीजिए, तो ये जो कुआं बनाओगे ना, तो ये दो तरह के ग्राउंड प्रोफाइल में बन सकता है। एक है अनकन्फाइंड एक्वीफर, दूसरी होती है कन्फाइंड एक्वीफर। ओके, इसका एजम्पशन, ये दोनों थ्योरी का एजम्पशन जो है, एजम्पशन ये था कि लेमिनार फ्लो है और सेकेंड हॉरिजॉन्टल कॉमा रेडियल। ठीक है, वर्टिकल फ्लो नहीं है, हॉरिजॉन्टल कॉमा रेडियल। मतलब फ्लो ऐसे हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फर्स्ट थ्योरी। हम अनकन्फाइंड एक्वीफर का एक रिलेशनशिप डेवलप करने का कोशिश करते हैं। अनकन्फाइंड एक्वीफर, अब ये थ्योरी किसके अकॉर्डिंग है, ड्यूपिट है या थीम्स है, ये हम बाद में गौर करेंगे। वो एक्चुअली ड्यूपिट या थीम्स थ्योरी वो डिपेंड करती है आपने कंडीशन कैसा लिया। ठीक है, देखेंगे। पहले ये तो समझ लें, मान लीजिए कि ये मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, ये डायग्राम को आप समझने का कोशिश करिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्राउंड लेवल है और यहां वाटर टेबल भी है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि एक वेल बनाया, ये एक वेल बनाया, और ये बॉटम में एक लेयर है जो कि इम्परमिएबल लेयर है। अब इम्परमिएबल लेयर है तो इसका मतलब क्या है कि इस लेयर के अक्रॉस वाटर पास नहीं करेगा, यही मतलब हुआ। ठीक है, इसे मिटा देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन आएगी। तो ये जो है ये है इम्परमिएबल। ओके, तो ये वेल बनाइए। अब देखो कि यहां पर और एक चीज लगा दो, स्क्रीन लगा दो, जाली। अब देखिए, पहले और एक चीज समझ लीजिए स्क्रीन लगाने से पहले, कि अब इस वेल से वाटर टेबल यहां है ना, अब इस वेल से आप डिस्चार्ज निकालना शुरू करोगे, पानी पंप आउट करोगे। अब पंप आउट कर रहे हो, पानी का लेवल यहां था, पंप आउट कर रहे हो तो वेल के अगल बगल
क्या होगा, पानी कम कम हो जाएगी। मतलब यहां जो लेवल थी, आप डिस्चार्ज निकाल रहे हो निकाल रहे हो निकाल रहे हो, मान लीजिए लेवल यहां आ गई पानी की, ठीक है, पानी की लेवल यहां आ गई, तो एक समय आएगा जिसके बाद आप कितना भी डिस्चार्ज निकालो, पानी का लेवल इससे कमेगा नहीं। तो ये जो लेवल है, ये मान लीजिए H0 है, हेड, ये सेंटर ऑफ वेल है, ये H0 हेड है, तो इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट हेड, मतलब एक स्टेडी इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब कोई बदलाव नहीं होगा। एक समय, एक लंबे समय के बाद जब आप डिस्चार्ज निकालोगे, इस हेड से पानी नहीं कमेगी। सो आप यहां पर, तो क्या हुआ, ये मान लीजिए बहुत दूर पर, लेकिन ये तो वेल के आसपास हुआ ना, वेल के आसपास हुआ, लेकिन बहुत दूर पर पानी का लेवल वही होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए पानी का लेवल था ओरिजिनल H हेड था, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये जो लेवल था यहां से जो कम गया, ठीक है, इसे मैं रेड रेड कर देता हूं तो लगेगा कि कुछ नेगेटिव है, इसे मैं रेड बना देता हूं। रेड कहां गया, हाँ चलिए, चलिए जो भी है, तो ये जो कम गया ना लेवल, ठीक है, इसे बोलते हैं ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन S0, मतलब ये वेल पर है, स्टेडी स्टेट है, इसलिए S0 लिखा। तो सिमिलरली इस तरफ भी यही हालत हुई होगी, बहुत दूर से आई होगी, कुछ इस तरह की कर्व मिली होगी। अब ये कर्व पैराबोलिक होती है या क्या होती है, वो डिपेंड करता है आपका वेल और मतलब ग्राउंड टाइप पर, अगल बगल आपका जमीन कैसा है, कन्फाइंड है, अनकन्फाइंड है, इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। अभी ये कर्व है, ड्रॉ डाउन कर्व, इसे बोला जाता है ड्रॉ डाउन कर्व। अब देखिए, अब समझने का कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए कि ये है रेडियस ऑफ वेल, ये रेडियस है वेल का, इसे मैंने लिखा RW, ओके। अब क्या करें कि रेडियस ऑफ वेल से, और ये क्या है, ये जो R और एक R होती है यहां पर, ये देखिए सेंटर ऑफ वेल से लेके वो दूरी जहां पर आपका ड्रॉ डाउन कुछ नहीं हुआ है, मतलब ये ओरिजिनल वाला, ये वाला, ठीक है, ये H0 नहीं है, ये है H, यहां पे कोई ड्रॉ डाउन नहीं हुई है, यही है ना, यहां पे कोई ड्रॉ डाउन नहीं है, तो ये है H। तो ये जो होती है ना, ये एक फार डिस्टेंस जहां पे कोई ड्रॉ डाउन नहीं है, उसे बोला जाता है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसे कैपिटल R में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मान लीजिए, मतलब ये वाला देखिए, ये जो डिस्टेंस है एट सम फार डिस्टेंस अवे वेयर देयर इज नो ड्रॉ डाउन रिकॉर्डेड, मान लीजिए ये थी H, इसे हम कहते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ वेल, मेजर होता है सेंटर ऑफ वेल से, इसे हम कहते हैं R, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखिए, मान लो, और यहां पे हाँ ये जो मैं बता रहा था कि अब देखिए, अब जब भी आप डिस्चार्ज निकाल रहे हो, एजम्पशन क्या है, फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल और रेडियल, मतलब वर्टिकली, मतलब बॉटम, फ्रॉम बॉटम ऑफ वेल कोई फ्लो नहीं हो रहा है, और इधर से कोई पानी नहीं जा रहा है, इधर से कोई पानी नहीं जा रहा, फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल और रेडियल, मतलब वेल के पेरिफेरी के अराउंड, पूरा जो उसका सर्कमफ्रेंस है उसके अराउंड, ये सर्कुलर है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर वेल है, तो पूरा सर्कुलर के अराउंड ऐसे कुछ ऐसे फ्लो हो रही होगी बॉटम में यहां तक। तो अब देखिए, कचरा को एंटर करने नहीं देंगे, जो मतलब कुछ बड़े पार्टिकल्स अगर होंगे, मिट्टी मिट्टी पास नहीं हो जाए, इसलिए यहां पर हम जाली लगा देंगे, स्क्रीन्स, ताकि सॉलिड पार्टिकल्स पानी के साथ नहीं आ जाए। अब देखिए, अब क्या करना है, अब मान लो किसी एक डिस्टेंस पर, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम दी वेल, एक वेल बनाओ छोटा सा, एक्चुअली वेल नहीं बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे। ये देखिए,
मैं थोड़ा दूर दूर बना देता हूं तब अच्छा समझ में आएगा। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ वेल से ये डिस्टेंस है R2, मैंने पहले बना दिया R2। ये है हेड टू, एट एनी पॉइंट हेड ये है, ये मान लीजिए ये थी डिस्टेंस R1, ओके, ये है R1 और हेड है H1। तो हेड कितना कमा, देखिए यहां था अब यहां आ गया ऐसे कुछ, तो ये इतना हेड कम गया ना, इसे डेल्टा H कहोगे, इतना हेड कम गया, ठीक है, H1 माइनस H2। तो और कितना डिस्टेंस में कमा, R2 माइनस R1 माइनस R2 डिस्टेंस में कम गया। तो आपको लग रहा है कि कुछ की वेलोसिटी जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, dH अपॉन dr, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है, इंटू के परमिएबिलिटी, क्योंकि डार्सी क्या कह रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू के टाइम्स आई क्या है, एट हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो हेड लॉस कितना हो रहा है, डेल्टा एच, और लेंथ कितना आ रहा है, डेल्टा। तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए आगे बढ़िए। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट एनी जनरल आर, जनरल डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ वेल, कैसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे आप सेंटर ऑफ वेल, इसे हम लिख सकते हैं ना कि वेलोसिटी एट एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ वेल will be dH upon dr टाइम्स परमिएबिलिटी, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होता है, Q डिस्चार्ज, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्चार्ज क्या हो जाती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या फिर एरिया ऑफ फ्लो, इस केस में हमको क्या मिल रहा है, मान लीजिए देखिए ये था सेंटर ऑफ वेल, ये था वेल, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ वेल। यहां से आपने एक जनरल डिस्टेंस r लिया है, ओके, एक जनरल डिस्टेंस r। तो एरिया ऑफ फ्लो क्या मिल रहा है आपको, देखिएगा 2 पाई r, ठीक है, इंटू एट एनी जनरल हेड h, ठीक है, मतलब ये r पर मान लीजिए हेड है h, ओके। तो 2 पाई r ये मिल गया आपको इसका सरकमफ्रेंस, तो इसका यूनिट मीटर में, इंटू h ये भी मीटर में, तो ये मिल गया एरिया ऑफ फ्लो। यही तो हो रहा है ना, यही तो पानी आ रही है, ऐसे एरिया ऑफ फ्लो तो यही है। तो 2 पाई r इंटू h मिल गया आपको एरिया ऑफ फ्लो, टाइम्स डॉ h dh, सॉरी पार्शियल नहीं है, कंप्लीट है, टोटल है, dH ओवर dr टाइम्स k विल बी q, मिल गया आपको इक्वेशन। सो q मिल गया आपको 2 पाई r h टाइम्स k टाइम्स dH ओवर dr। अब क्या करो, उल्टा कर दो, मतलब q इंटू dr लिख सकते हो, dr ओवर r विल बी क्या होगा, उधर क्या बच गया 2 पाई k h dh। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल आपको निकालना है, तो यहां कहां इंटीग्रेट होगा, r1 टू r2, q dr ओवर r इंटीग्रेट h1 टू h2। जब ये r1 से r2 हो रही है, उसी समय हेड h1 टू h2 कम हो रही है,
तो लिख सकता हूं 2 पाई के एच डी एच। तो इसे इंटीग्रेट जनरल कैसे लिख सकते हैं, q टाइम्स लॉग ई होगा, देखिए ln e हो जाएगा या फिर लॉग ई, लॉग ई R2 माइनस R1। आप एक काम करिएगा, ये डायग्राम में R2 पहले लीजिएगा और R1 बाद में, ठीक है, मतलब जस्ट मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। देखिए मैं यहां पे कर ही देता हूं रेक्टिफाई। ये R1, ये H1, ये R2, ये H2, ये R2 माइनस R1। ओके, हाँ तो कहा था ऐसे लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के इंटीग्रेशन ओवर h है तो h स्क्वायर ओवर 2 लिमिट h1 टू h2, तो ये 2 2 कैंसिल, ठीक है। सो ये लॉग ई हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 लॉग 10 लिख दोगे, R2 माइनस R1 टाइम्स Q विल बी इक्वल टू पाई के इंटू H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो आप क्या लिख सकते हो, Q जो डिस्चार्ज है उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2.303 लॉग 10, नहीं सॉरी, डिस्चार्ज को ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई के टाइम्स H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर ओवर 2.303 लॉग 10 R2, ये कैपिटल नहीं स्मॉल थी, R2 ओवर R1 लिख सकते हैं। तो ये है जनरल फॉर्मूला फॉर अनकन्फाइंड एक्विफियर, ये है जनरल फॉर्मूला फॉर एसटीडी स्टेट डिस्चार्ज थ्रू दी अनकन्फाइंड एक्विफर। ये डेरिवेशन कैसे किया, ये ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, क्योंकि ये सब बड़े बड़े फॉर्मूला आते हैं इस तरह के, तो एग्जाम में गेट में डायरेक्ट यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि डेरिवेशन फिर से वहां कंक्लूड करोगे। सो बेटर है ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, कन्वेंशनल के लिए याद रखना जरूरत नहीं है क्योंकि आप वहां डिराइव कर लोगे एक्विफर। ओके, अब मैंने बताया था दो तरह का थ्योरी है कन्फाइंड और एक्विफर के लिए, एक है ड्यूपिट, दूसरा है थिंग्स। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट और अकॉर्डिंग टू थिंग्स ये फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होता है। देखिए केस 1, ड्यूपिट, ड्यूपिट कॉन्सेप्ट। ड्यूपिट साहब ने कहा, मान लो कि एट लिमिट में दे रहा हूं, एट एच इक्वल, ठीक है, मतलब एट फर्स्ट पॉइंट हेड, स्टेडी स्टेट हेड कितना है, H1 इक्वल टू H0 है क्या, वेल के पास, एट वेल, और एट फार डिस्टेंस अवे, एट फार डिस्टेंस अवे, अवे हेड क्या है, H2 में H ले सकता हूं,
ओरिजिनल हेड जो था। सिमिलरली आप एट h इक्वल टू एच नॉट आर क्या लोगे, रेडियस ऑफ वेल ले सकते हो, एंड एट h इक्वल टू एच आर क्या है, R1 क्या है, ये R2 क्या है, आर है, ये आर कैपिटल आर है। इस कैपिटल आर को मैंने क्या कहा था, रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस। इस रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस को निकालने का एक तरीका दिया है, ये जनरली होती है 15 से 30 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ वेल। ओके, इसका एक फॉर्मूला है जो कि ड्यूपिट साहब ने दिया था कि आर को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 3000 मल्टीप्लाइड बाई एस नॉट रूट अंडर के। ये एस नॉट क्या है, ये स्टेडी स्टेट ड्रा डाउन है, स्टेडी स्टेट ड्रॉ डाउन। ओके, मतलब जो कुएं के सेंटर में, ये देखिए ये तो इम्परमिएबल था, तो ये थी स्टेडी स्टेट हेड। तो यहां से इस लेवल से जो ये हो रही थी डाउन, कितना पानी कम हो रहा था, यही तो थी एस नॉट ड्रॉ डाउन। ओके, ये और ये कर्व जो आती थी आपको मिलती थी ड्रॉ डाउन कर्व। तो लिमिट पुट करेंगे, जो जनरल फॉर्मूला हमने निकाला था अभी अभी, वो क्या निकाला था, स्टेडी स्टेट डिस्चार्ज फ्रॉम अनकन्फाइंड एक्विफर विल बी पाई के टाइम्स h1 का स्क्वायर माइनस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर, सॉरी h2 ओवर h1 था ना, h2 ओवर h1 डिवाइडेड ओवर 2.303 log 10 r2 ओवर r1। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू जो पाया है, पाई के टाइम्स h का स्क्वायर माइनस h नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 2.303 log 10 r रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस ओवर रेडियस ऑफ वेल, ये हो जाएगा। तो ये है ड्यूपिट एनालिसिस या फिर ड्यूपिट का थ्योरी अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट, अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट। ओके, अब देखिए थीम्स थ्योरी क्या कहता है। थीम्स साहब ने क्या किया कि ये जो मैंने बनाया था डायग्राम इससे पहले, ये वाला, अब देखिए थीम्स थ्योरी, ये अनकन्फाइंड के लिए। थीम्स साहब ने क्या किया कि दो वेल कंसीडर कर लिया उन्होंने, दो टेस्ट वेल बनाए। ही कंसीडर टू टेस्ट वेल्स। ये थ्योरी, थीम्स थ्योरी ज्यादा अच्छा है या फिर ज्यादा एक्यूरेट है ड्यूपिट थ्योरी से। टू टेस्ट वेल्स, इट गिव्स बेटर रिजल्ट्स देन ड्यूपिट थ्योरी। ओके, थीम्स थ्योरी। सो देखिए इन्होंने क्या किया, इनका प्रैक्टिकल कैसा था, ये तो आपको थी ग्राउंड वाटर टेबल जो कि ग्राउंड लेवल पे है, मान लीजिए यहां पे आपने ऑब्जर्वेशन वेल, ये आपने ऑब्जर्वेशन वेल बनाया है, ठीक है, यहां इम्परमिएबल लेयर है, ये रहा आपका इम्परमिएबल लेयर। अब आपको एक स्टेडी स्टेट मिलेगा, ड्राउ डाउन कर्व ऐसे आएगी, कुछ इस तरह से आएगी ड्राउ डाउन कर्व, देखिए ठीक है, कुछ ऐसे। थीम साहब ने क्या कहा कि ये जो वेल मैं बनाया हूं जिसका आर अभी ये रेडियस है, इसे मैं कहूंगा ये क्या हो गया, स्टेडी स्टेट डायग्राम, इसे मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन वेल, सॉरी इसे टेस्ट वेल कहा जाता है।
क्योंकि आप इसमें टेस्ट करोगे, ऑब्जर्वेशन कहीं अलग नोट किया जाता है। ये हो गया टेस्ट वेल, ठीक है। अब एट सम डिस्टेंस r, मान लीजिए एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम रेडियस ऑफ वेल, यहां और एक वेल बना लिया, ठीक है, और ये एक वेल बना लिया आपने एट डिस्टेंस r1। तो यहां पर हेड कितना है, ये मान लो h1 है, ठीक है। अब और एक वेल कंसीडर किया एट डिस्टेंस r2, इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये r2, टू ऑब्जर्वेशन वेल कंसीडर किया। तो यहां पर हेड कितना है, देखिए ये हेड ऑफ वाटर होगा ना, लेवल ऑफ वाटर, ये मान लीजिए h2 है, तो h2 विल बी ग्रेटर देन h1, ये है स्टेडी स्टेट। तो ये मिल गया आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन मिल गया, ठीक है। तो सेम है कि यहां पर दो ऑब्जर्वेशन वेल कंसीडर किया गया। अब इसके ऊपर जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो क्या, इसी थ्योरी को बता रहा था, हाँ जी हाँ, वो फॉर्मूला इसी कॉन्सेप्ट को बता रही थी। तो फॉर्मूला क्या, जो प्रीवियसली डिराइव फॉर्मूला था वही रहेगी, है कि नहीं। तो आपका फॉर्मूला क्या रह जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू थिंग्स थ्योरी Q इक्वल टू पाई के टाइम्स H2 का स्क्वायर बड़ा से छोटा माइनस H1 का स्क्वायर डिवाइडेड ओवर 2.303 log 10 R2 ओवर R1। ये देखिए ऊपर बड़ा वाला है, नीचे छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका अकॉर्डिंग टू थिंग्स थ्योरी फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर। थिम्स थ्योरी फॉर अनकन्फाइंड एक्वीफर, और लिख लीजिए बगल में याद रखने के लिए दो ऑब्जर्वेशन वेल है एट डिस्टेंस R2 एंड R1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ टेस्ट वेल, टू ऑब्जर्वेशन वेल from radius of, from center of टेस्ट वेल, ओके, फ्रॉम सेंटर ऑफ टेस्ट वेल। अब देखिए मैंने बताया कि ये जो थ्योरी आपको बेटर रिजल्ट देगी क्योंकि ये आपको बेटर प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन दे रही है, लेकिन इसका एक बड़ा डिमेरिट है, वो क्या है, मैं इसे रेड में मार्क करता हूं, यही ओनली वन डिमेरिट है कि अकॉर्डिंग टू थिंग्स थ्योरी कि टाइम कंज्यूमिंग है, ओके, टाइम कंज्यूमिंग है। ड्यूपिट में क्या था, डायरेक्टली आपको R2 का R1 का वैल्यू निकालना नहीं पड़ता था, उसमें तो R कंसीडर कर लेते थे, इसका वैल्यू दिया हुआ था 3000 S0 रूट अंडर के, डायरेक्टली लगाते थे, या फिर 15 से 20 मीटर के बीच में, 15 से 30 मीटर के बीच में कोई भी एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये रेंज में आई तो ये R का वैल्यू ठीक सही लेते थे, नहीं तो इसमें ऑप्टिमाइज करके R का वैल्यू यूज कर लेते थे। लेकिन इसमें आपको दो ऑब्जर्वेशन वेल बनाना है, उसमें चेक करना है लेवल, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है बस, लेकिन ये रिजल्ट बेटर देती है, गिव्स बेटर रिजल्ट। आप इस रिजल्ट पर ज्यादा विश्वास कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट। अब देखिए ये तो हो गया अनकन्फाइंड एक्वीफर का बात अभी तक। अब मैं बनाता हूं कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर में आप कैसे लगाओगे ये थ्योरी, ड्यूपिट या फिर थिम्स थ्योरी। पहले तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, सेम ग्राउंड लेवल, ओके, ये है वाटर टेबल ग्राउंड लेवल पर। अब आपने एक वेल बनाया कुछ ऐसा, नीचे एक इम्परमिएबल लेयर है, मतलब पत्थर है, ठीक है, मान लीजिए पत्थर का पूरा जाम है, तो इम्परमिएबल लेयर है ये क्या है,
परमिएबल लेयर। अब एट सब और एक इम्परमिएबल लेयर है कुछ डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, ये भी इम्परमिएबल लेयर है। अब ये जो डिस्टेंस है ये है डी, ये जो थिकनेस है, और ये क्या है, डेप्थ ऑफ इम्परमिएबल लेयर, मतलब टू पैरेलल इम्परमिएबल लेयर के बीच में थिकनेस कितना है। तो ये है आपका अनकन्फाइंड एक्विफर, क्योंकि ये जो एक्विफर है ये कन्फाइंड है दो इम्परमिएबल लेयर के बीच में। तो यहां पर लेवल थी, अब यहां से आप क्यू निकालना शुरू करोगे, आपको ये कमेगी ड्राइव डाउन होगी। तब देखिए ये तो इम्परमिएबल है ना, तो इसके नीचे नहीं पानी यहां से आप ऊपर निकाल सकते हो ना ही इससे नीचे जाएगी, तो मैक्सिमम ड्राइव डाउन कहां तक होगी, यही लेवल तक होगी। ओके, यही लेवल तक मैक्सिमम ड्राइव डाउन आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका स्टेडी स्टेट एस नॉट, स्टेडी स्टेट ड्राइव डाउन, और ये स्टेडी स्टेट हेड इन वेल। तो यहां पर एट सम डिस्टेंस अवे, मतलब रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस के आसपास स्टेडी स्टेट हेड क्या था, एच, और ये रेडियस ऑफ इंफ्लुएंस होती थी आर। ओके, एट आर। और फ्लो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल है, रेडियल है, सेम एजम्पशन, सिर्फ ये कंडीशन अलग है फ्लो का। हॉरिजॉन्टल रेडियल मतलब इधर से भी फ्लो हो रही है, कुछ ऐसे भी, नीचे से नहीं हो रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब वो वर्टिकल नहीं है। सिमिलरली इधर क्या होगा, ड्रॉ डाउन, कुछ ऐसे नजर आएगा आपको ड्रॉ डाउन। ओके, अब देखो, सेंटर ऑफ वेल से एट एनी जनरल डिस्टेंस आर, सेंटर ऑफ वेल से एट एनी जनरल डिस्टेंस आर, और तो यहां पर हेड कितना मिल रहा है आपको, मान लीजिए एच, ठीक है। किसी एक पॉइंट H1 से, किसी एक पॉइंट H1 से ये रिड्यूस किया होगा H2 पर, ठीक है। ये मान लीजिए R1 पे था और ये थी R2 पर। हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ये तो होता है हाइड्रोलिक ग्रेड, ये जो हेड लॉस हुआ, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ हाइड्रोलिक ग्रेड होता है। तो सिमिलरली हम वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डार्सी लॉ क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को लिख सकते हैं क्या, जो पहले लिखा था हमने, वेलोसिटी विल बी dh ओवर dr इंटू परमिएबिलिटी। क्यों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो इंटू परमिएबिलिटी। अब यहां पर एरिया ऑफ फ्लो क्या लोगे आप, एट एनी जनरल डिस्टेंस r फ्रॉम द रेडियस सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी देखो 2 पाई r, ये तो सेम रहेगा, इंटू फ्लो किस डेप्थ में हो रही है, d, ये जो आपको मिल रहा है इसी में तो फ्लो होगी, क्योंकि ये इम्परमिएबल है, ये लेयर भी इम्परमिएबल है, ना ही पानी इधर से ऊपर जाएगी, ना ही नीचे, ना ही इधर से पास करेगी अक्रॉस, तो यही रेंज में फ्लो हो रही है ना। तो इनटू हाइट, इस सिलेंड्रिकल हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, डी लिख दूंगा एच की जगह, अब यहां पर मैं समझ रहे, यहां पर मैं डी लिख दिया, टाइम्स वेलोसिटी डी एच ओवर डी आर टाइम्स परमिएबिलिटी, ठीक है। अब देखिए सेम क्यू डी आर ओवर आर विल बी 2 पाई के डी डी एच हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दूंगा लिमिट लगा के R1 टू R2 क्यू डी आर ओवर आर इंटीग्रेट H1 टू H2 2 पाई के डी डी एच, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए बगल में ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q टाइम्स 2 पॉइंट डायरेक्टली लिखता हूं 2.303 log 10 R2 over R1 will be equals to 2 pi kd multiplied by H2 minus H1, ऐसे लिखा जा सकता है।
Q का आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, बड़ा आसान सा फॉर्मूला मिल गया, 2 पाई के डी H2 माइनस H1 डिवाइडेड ओवर 2.303 log 10 R2 ओवर R1। अब थीम्स साहब का जो वैल्यू है पुट कर दो इसमें, सॉरी ड्यूपिट का। सो अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट थ्योरी अगर आप मॉडिफाई करेंगे क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू ड्यूपिट ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, क्यू बन जाएगा क्या आपका 2 पाई के डी इंटू एच माइनस एच नॉट, ये हेड एट वेल स्टेडी, ये यही तो है एच नॉट स्टेडी स्टेट हेड ऑफ वाटर एट द सेंटर ऑफ वेल, क्या सेंटर ऑफ वेल ऑब्जर्वेशन वेल, और ये एच क्या है ओरिजिनल इनिशियल वाटर लेवल ऑफ ग्राउंड बिफोर पंपिंग करने से पहले, बिफोर पंपिंग आपने पंपिंग किया, कुएं के अगल बगल पानी का लेवल कम हो गया और एक स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया जो डेप्थ है एच नॉट, डिवाइडेड ओवर 2.303 log 10, ये R2 ओवर R1 है, तो R2 बड़ा होता है, R1 कम होता था, तो ये क्या लेते थे हम, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर RW, रेडियस ऑफ वेल, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का फॉर्मूला क्या दिया ड्यूपिट साहब ने, 3000 टाइम्स स्टेडी स्टेट ड्रा डाउन मल्टीप्लाइड ओवर रूट अंडर परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, ये मिल गया आपको R। सो सब चीज आंख के सामने है, फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकालोगे, नंबर उठाओगे। अब देखते हैं थीम्स थ्योरी के हिसाब से कन्फाइंड एक्विफर का फॉर्मूला कैसे बन जाता है। अब अकॉर्डिंग टू थीम्स थ्योरी सेम आप ऑब्जर्वेशन वेल लोगे, ठीक है, 2 ऑब्जर्वेशन वेल ले लेगा और आप ये फॉर्मूला को पुट कर दोगे, सेम फॉर्मूला रहेगी, ठीक है, जो डिराइव किया हमने वही फॉर्मूला हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू थीम्स क्या लिख दोगे, Q विल बी 2 पाई के डी H1 माइनस H2, और ये H1 विल बी ग्रेटर देन H2 ओवर 2.303 log 10 R, ये स्मॉल है, R1 ओवर R2, ठीक है, और ये R1 ग्रेटर देन R2, यार ध्यान रखना ये चीज को, ये थीम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगी, 2 ऑब्जर्वेशन वेल कन्फाइंड एक्विफर। अब ये देखिए, ये जो केडी होती है ना वैल्यू केडी, इसे हम ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, केडी निकालो ट्रांसमिसिबिलिटी निकालो, तो क्या निकालना है आपको, केडी निकालना। तो यूनिट देखिए क्या होगा, के को हम लिखते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट होता है, और ये होती है डिस्टेंस का, ठीक है, तो डिस्टेंस तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रांसमिसिबिलिटी तो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर ओवर टाइम। ओके, अगर आपको ट्रांसमिसिबिलिटी निकालना है तो ट्रांसमिसिबिलिटी जो टर्म है परटेन्स टू confined aquifer only, aquifer only। सो ये बेसिकली क्या है, केडी आपको निकालना, ठीक है, केडी को एक यूनिट मान लेना और बाकी सब कैलकुलेट कर लेना, केडी निकाल लेना और आंसर दे देना ट्रांसमिसिबिलिटी।
तो चलिए केडी खत्म कर लिया और कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्विफर का इक्वेशन भी डिराइव किया। डेरिवेशन करना आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हो, इंजीनियर नहीं हो, तो फॉर्मूला बनाना सीखो। अब देखो, अब हम कंडीशन ले लेंगे कि नियम बनाएंगे, लेकिन कोई कंडीशन बनाने से पहले एक चीज समझ लीजिए कि देखिए, ये जो वेल थी आपकी, ठीक है, ध्यान से देखो, ये थी इम्परमिएबल लेयर। किसी भी केस में ले लो। अब मैंने बोला कि एक स्टेडी स्टेट, यहां पे स्टेडी हेड होता था, यहां पे कोई इनिशियल लेवल थी, यहां से डिक्रीज करती थी। ये लीनियर नहीं है, ये कर्व है। ये जो ड्रॉडाउन कर्व मिल रहा है, ये जो ड्रॉडाउन कर्व है, ड्रॉडाउन कर्व बोला जाता है इसे। ये लीनियर नहीं होता, कर्व है। कोई भी इक्वेशन आ जाती है, वो हम देखेंगे हाइड्रोलॉजी में। फिलहाल यहां पर फोकस करिए। अभी जितना फॉर्मूला डेरिवेशन आना चाहिए वो मैंने करवा दिया है। अब देखो कि अगर तुम ट्रांसमिसिबिलिटी निकालोगे तो यहां पर हेड कितना है, यहां पर हेड, कोई एक जनरल हेड ले लो। ये मान लो H1 है और ये H2 है। कलर चेंज कर लेता हूं, देखिएगा। तो ये क्या होगा, स्टेडी स्टेट ड्रॉडाउन, ये भी, ये स्टेडी स्टेट में कोई जनरल ड्रॉडाउन है, ये H2। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसे, H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, बराबर होगा ना। ओके, सो केडी जब निकालोगे, कभी कभी स्टेडी स्टेट, ये सब हेड की जगह आपको ड्रॉडाउन दिया रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होगा ना, वो दोनों बराबर होता है, इक्वल ही होगा आप उसका डिफरेंस लोगे तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन देखते हैं, एक जनरल कंडीशन देखते हैं। स्पेशल केस है, सॉरी जनरल नहीं, इसे आप स्पेशल ले लो, स्पेशल केस। ये क्या है, कौन सा स्पेशल केस है। मान लो कि कन्फाइंड एक्विफर है, पहला तो कन्फाइंड एक्विफर है, कन्फाइंड एक्विफर। तो अब कन्फाइंड एक्विफर का एक बार फोटो देख लीजिए, जो मैंने बनाया डायग्राम, जहां मैंने समझाया था, कहां गई। ओके, आ गया। देखिए यहां पर जो वेल है आपका बॉटम तक, यहां तक पेनिट्रेटेड है ना, मतलब बॉटम लेवल ऑफ बॉटम परमिएबल लेयर, जो लोअर परमिएबल लेयर है, वहां तक आपका वेल पेनिट्रेटेड है कि नहीं। तो यदि कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें कन्फाइंड एक्विफर के अंदर वेल जो है ना, वो टॉप लेवल तक पेनिट्रेटेड हो, मतलब वेल penetrated up to only up to top impermeable layer of confined aquifer। तो इस केस में जो फ्लो होगी वेल के अगल बगल, विसिनिटी उसे बोला जाता है। सो फ्लो अकर्स में मैं लिख देता हूं कौन सा फ्लो होता है, उतना सस्पेंस रखना जरूरी नहीं है। तो इस केस में अगर ऐसा हो तो स्फेरिकल फ्लो अकर्स इन विसिनिटी ऑफ वेल। मतलब देखिए, अब यहां पर वो एजम्पशन वैलिड नहीं रहती है कि हॉरिजॉन्टल या रेडियल, बॉटम से भी फ्लो आ जाती है। कैसे आती है ये देखिए, ये मान लो तुम्हारा वो लेवल है स्टेडी स्टेट, यहां पे वेल बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं। ओके, यहां पर वेल बनाया है, ये मान लो इम्परमिएबल लेयर है बॉटम का, नहीं ये टॉप का इम्परमिएबल लेयर है, और ये हो गया आपका बॉटम का इम्परमिएबल लेयर।
टॉप, ये बॉटम। अब जो फ्लो होगी वो होगी रेडियल होगी, मतलब कुछ यूं होगी, ये देखिए इस तरह से फ्लो आ रही होगी, इस तरह से फ्लो होगी, रेडियल, स्फेरिकल। ओके, एक स्फीयर यहां पे बनेगा और स्फेरिकल फ्लो होगी अंदर। ओके, और एक स्टेडी स्टेट अचीव करेगी ये भी, और वो स्टेडी स्टेट है ये मान लो, तो ये होगा ड्रा डाउन कुछ इस तरह से। और ये क्या है, आर डब्ल्यू, रेडियस ऑफ वेल है, और एट एनी जनरल, एट रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है कितना आर, और ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा आर। सो डिस्चार्ज जो निकलेगा इस वेल से उसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्फेरिकल, इसे क्या लिख दोगे, क्यू स्फेरिकल लिख दोगे, स्फेरिकल इक्वल्स 2 पाई के टाइम्स गामा डब्ल्यू और H माइनस एच नॉट। ये एच नॉट क्या हो गया, ये हो गया जी एच नॉट, ये वाला देखो, ठीक है। तो ये हो गया क्यू स्फेरिकल, स्फेरिकल डिस्चार्ज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है गेट में, यही तो पूछता है, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना है ना, तो याद रखने वाला चीज गेट में बहुत ज्यादा आता है। अब देखो आईएएस में क्या पूछेगा कि क्यू स्फेरिकल का रिलेशन क्या है क्यू रेडियल से। क्यू स्फेरिकल होती है लगभग क्यू रेडियल ओवर 30। मतलब मैंने जैसे बताया यहां पे स्फेरिकल फ्लो हो रहा है, तो प्रीवियस केस जो हमने देखा था उसमें हॉरिजॉन्टल और रेडियल हो रहा था ना, तो वो फ्लो को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो आपको क्यू स्फेरिकल फ्लो मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू रेडियल ज्यादा है क्यू स्फेरिकल से, कितना, 30 गुना ज्यादा है कि नहीं, 30 गुना ज्यादा है, रेडियल फ्लो आपका ज्यादा आता है, स्फेरिकल कम आती है। अब चलो और एक केस लेते हैं। अब सब ये जनरल केस है, बकवास केस है, फिर भी आपको तकलीफ ना आए फिर भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि एक नोट बना लीजिए कि मान लीजिए दो आइडेंटिकल वेल को लिया, इफ टू आइडेंटिकल वेल of same radius are penetrated in, ध्यान रहे, confined aquifer। अब जितने भी केस है सब confined aquifer के हैं। कहां लिख दिया मैं, aquifer, then discharge at steady state, steady state हरदम मेंशन करना, steady state क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, steady state in each well will be same and it is given by ड्यूपिट थ्योरी। ध्यान से देखिए, ये मान लो, ये तो नेक्स्ट पेज में बनाता हूं, ये देखिए ये मान लीजिए आपका था वो इनिशियल लेवल, फिर भी नहीं बना सीधा, सीधा नहीं बने तो रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है, आप समझ नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूजन आ जाएगी। ये मान लीजिए ये थी, चलिए अब जो है ये थी इनिशियल, अरे यार क्या हो रहा है,
डॉटेड कर देता हूं। ओके, ये थी H। यहां पे एक इम्परमिएबल स्ट्राटा है। अब टू वेल एट सम डिस्टेंस अपार्ट, दिस इज फर्स्ट वेल ऑफ सेम रेडियस, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। और इस वेल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, C टू C इक्वल्स B, इसे मैं B कह दिया। यहां पर और एक लेयर होगा ना, और वो लेयर क्या होगा, और एक इम्परमिएबल लेयर होगा एक्चुअली। और ये पेनिट्रेशन कहां तक है, अप टू बॉटम इम्परमिएबल लेयर। स्फेरिकल फ्लो में कहां तक हो रहा था, अप टू टॉप इम्परमिएबल लेयर इन ए कन्फाइंड एक्वीफर। अब आप यहां से Q1 निकाल रहे हो और यहां से Q2 निकाल रहे हो अगर डिस्चार्ज, तो ये कंडीशन क्या होता है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, यही है। मतलब कह रहा है कि डिस्चार्ज स्टेडी स्टेट में सेम मिलेगा आपको। अब मान लीजिए ड्रॉडाउन कैसे होगी, देखिए इस वाले वेल का ड्रॉडाउन होगी कुछ ऐसे हो रही होगी, ऐसे हो रही होगी। अब फिर से मिटाना होगा, हाँ, तो कहां तक, कुछ यूं जा रही होगी इसका ड्रॉडाउन कर्व। ओके, अब इस वाले वेल का, वेल नंबर 2 का ड्रॉडाउन कैसे हो रहा होगा, यहां से कुछ ऐसे आ रही होगी और फिर यूं जा रही होगी, ये होगी वेल नंबर 2 का ड्रॉडाउन। अगर आप रिजल्टेंट ड्रॉडाउन कर्व ड्रॉ करोगे तो इन दोनों का लेवल, ये जो लेवल है इससे लोअर आ जाएगा ना, जनरल ड्रॉडाउन कर्व। ये कैसे बन जाएगा आपका, ये जो कर्व बनेगी कुछ ऐसे, मान लीजिए यहां तक है, तो ये लेवल, अब यहां से यहां स्ट्रेट, ओके, फिर ये लेवल, फिर ये जाएगी ऐसे, तो ये हो गया रिजल्टेंट। और ये जो हेड मिला आपको मिलेगा H0 स्टेडी स्टेट हेड, और ये कहां है, R पर है। और ये R आप कहां से मेजर करोगे, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का जो डिफरेंस है सेंटर टू सेंटर, B/2 से आप मेजर कर लो अप टू R। ये R मार्क करिए, ये डायग्राम थोड़ा आप बनाते वक्त सीधा सीधा बनाना अच्छा लगेगा। तो ये एट सम डिस्टेंस R, और ये क्या है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस केस में डिस्चार्ज हम कैसे लिखते हैं, देखिए यहां लिखता हूं, यहां थ्योरी लिखा है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q बराबर कन्फाइंड है तो 2 पाई KD, ये थिकनेस ऑफ कन्फाइंड है KD टाइम्स H माइनस H0 क्या, डिवाइडेड ओवर 2.303 log 10 R का स्क्वायर, रेडियस ऑफ वेल, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का स्क्वायर। तो अब यहां पे हमको दो टर्म कोई चाहिए ना, तो वो दो क्या होंगे, एक होगी रेडियस ऑफ वेल, दूसरा होगी B, गैप बिटवीन देम, ठीक है। चलिए और एक नोट बना लीजिए। अच्छा, नहीं देख पाए क्या फॉर्मूला, देखिए ये, ओके, ये होगी फॉर्मूला इस केस से, और ये थी उसकी रेडियस ऑफ वेल RW, ये है RW, और कुछ बाकी है गया क्या, हाँ, ये थिकनेस ऑफ एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर D। इसमें फ्लो कैसा हो रहा है, ड्यूप्यूट थ्योरी अगर गवर्न है, मैंने जैसे पहले बताया, तो फ्लो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, रेडियल है, लेमिनार है। अब देखिए केस 3, अब जैसे ये केस लिया ना, प्रीवियस केस जिसमें दो वेल एट सम डिस्टेंस अपार्ट था, एट सम डिस्टेंस अपार्ट, इसमें आप तीन वेल को कुछ इस तरह से अरेंज कर लीजिए, अब सेम रेडियस, इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है अगर B, इसका भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और इसका भी सेंटर टू सेंटर, ये नोट आप बना लीजिए, ये है B, ये है B, इसका भी रेडियस है RW, इसका भी रेडियस है RW, इसका भी रेडियस है RW, ठीक है।
अब इससे जो डिस्चार्ज निकल रहा है Q1, ये Q2, ये Q3, तो कंडीशन क्या है कि Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3 विल बी इक्वल टू Q ओनली। अब ये Q क्या है इस केस में? अगर 3 वेल्स फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इस केस में आपका Q है 2 पाई kb h माइनस h नॉट ओवर 2.303 टाइम्स log 10। R का Q अगर हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? RW इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला बन जाती है। सो नाउ वी हैव फिनिश्ड द फील्ड मेथड्स। अब और एक मेथड मैंने बताया था कि पंपिंग इन टेस्ट बताया था, ये ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसका नाम याद रख लीजिए। पंपिंग इन टेस्ट कौन कौन सा होता है? एक होता है ओपन पंपिंग इन टेस्ट, और एक नाम जो याद रखना है पैकर्स टेस्ट। ठीक है, ये नाम पूछता है कभी कभी, पैकर्स टेस्ट। तो ये पंपिंग इन टेस्ट है। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, जो इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एलन हेजन फॉर्मूला है, याद रख लेना है, ये सब चीज समझने लायक कुछ नहीं है। एलन हेजन, देखिए अकॉर्डिंग टू एलन हेजन परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है C टाइम्स इफेक्टिव डायमीटर, क्या होता है D टाइम का स्क्वायर, और C जो है कांस्टेंट है 100, मान लो कांस्टेंट। अब ये क्या है? इफेक्टिव डाया ऑफ सॉलिड इन सेंटीमीटर आपको कंसीडर करना है इस फॉर्मूला में। सो परमिएबिलिटी आपको किस रेंज में आएगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड का फॉर्मूला आपका बन जाएगा परमिएबिलिटी का। तो ये एलन हेजन फॉर्मूला। और एक कंसोलिडेशन मेथड, ये हम देखेंगे, अभी फॉर्मूला याद रख लीजिए, कंसोलिडेशन मेथड। इसमें क्या है? कुछ होता है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो बराबर होती है परमिएबिलिटी टाइम्स गामा डब्ल्यू एम बी, ये होती है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। दिस इज कंसोलिडेशन मेथड। तो के क्या हो जाएगा? उल्टा कर दो आप, सीवी गामा डब्ल्यू एम बी। ये तीनों पैरामीटर क्या है हमको समझ में आएगी इन कंसोलिडेशन चैप्टर। यहां पे एक नोट बना लीजिए, कंसोलिडेशन में ये चीज समझ लेंगे, यही तो है कंसोलिडेशन में इंपॉर्टेंट। खैर, हमने परमिएबिलिटी समझ लिया, फिनिश किया, इससे ज्यादा परमिएबिलिटी और कुछ नहीं है, काफी है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सीपेज। सीपेज बहुत मुश्किल होती है ये चैप्टर समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बने रहिएगा। थैंक यू।